हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस पढ़ने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर स्कूल एजुकेशन, साथ ही साथ फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है पूरी अच्छी तरह से, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी के साथ में। इसी अच्छी बात से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में, जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका जो चैप्टर 8 है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग आपके केस बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपका जो एक अप्रोच आप लोगों को यूज करना है दैट इज, सबसे पहले आपको जो है आपके क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, और उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में फिर आपको आपकी केस स्टडी पर आना होता है, और फिर उस केस स्टडी को पढ़कर वापस क्वेश्चंस पर जाकर आंसर करने होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि बेसिकली आपको जो है ये अप्रोच नहीं रखना है कि पहले आप जो पैसेज गिवन है वो पढ़ोगे और उसके बाद में क्वेश्चंस पर जाओगे। ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है और फिर पैसेज पर आना है। ओके, एट प्रेजेंट मैं यहाँ पर पहले पैसेज पढ़ूंगी। उसका रीजन सिंपल है कि मैं इतनी बार अगर स्लाइड चेंज करूंगी तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं पहले पैसेज पढ़ूंगी, लेकिन जब आप इसे एग्जाम्स में सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ना होगा। ठीक है, नाउ एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है दैट इज, ये जो आपके केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपके पास में जो केस स्टडी आती है वो आपके सिलेबस का पार्ट होती है। ठीक है, ये अनसीन पैसेजेस नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे जो आपने पढ़ा नहीं हो। ये जो भी आपके पास में केस स्टडी आती है वो चीज आप ऑलरेडी आपके सिलेबस में पढ़ चुके हो। आपने जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है तब आप उसको चैप्टर वाइज पढ़ चुके हो। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जो कि उस पैसेज पर बेस्ड ना हो, उस पैसेज में गिवन ना हो, तो भी वो कोई जो है मैटर करने वाली बात नहीं होगी, बिकॉज वो जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस का पार्ट होंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली उसे आंसर करना होगा। ऑल राइट, आई गेस इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। अब चलते हैं अपनी जो फर्स्ट वाली केस स्टडी है उसके साइड और देखते हैं कि क्या हमारे पास में गिवन है और कैसे हमें जो है इन केस स्टडीज को करना होता है सॉल्व। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन गिवन है देखते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 6 ऑन द बेसिस ऑफ सेम। ठीक है, infrastructure is represented as a strong determinant for economic growth both directly and indirectly. It plays a catalytic role in the process of development and its services are essential to the commodity producing sectors of an economy. ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली भी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है एक पेस देता है, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनडायरेक्टली भी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, नाउ ये जो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेरियस जो प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट है इनमें जो है वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो मेन हम बोले प्रोड्यूसिंग सेक्टर है हमारा, उस पर जो है ये इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, दैट इज जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा क्या है, प्रॉपरली जो है प्रोडक्शन हो सकता है, न्यू टेक्निक से प्रोडक्शन हो सकता है, जल्दी प्रोडक्शन हो सकता है, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, सो इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टू वेज, विद डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। ठीक है, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 वेज में क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है, डिमांड साइड्स पे और सप्लाई साइड पे। नाउ व्हाट इज ऑन डिमांड साइड, क्या होगा, सो ऑन डिमांड साइड इट ओपन्स अप पॉसिबिलिटीज of investment by making available a number of necessary inputs and services, opening up the size of the market as well as increasing the supply elasticity and efficiency of factors of production. ठीक है, तो डिमांड साइड पे जो है ये वेरियस पॉसिबिलिटीज को ओपन अप करता है
फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आप जो हो कैसे वेरियस जो इनपुट्स हैं, जो नेसेसरी इनपुट्स हैं, उन पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उन्हें आप यूज कर सकते हो फॉर योर लाइक मोर सपोर्टिव सर्विसेज के रूप में, ठीक है। तो ये डिमांड साइड पर ये देखने को मिलता है। डिमांड साइड पर हम बोल रहे हैं कि ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओपन अप करता है साइज ऑफ द मार्केट, साथ ही साथ वो जो है सप्लाई इलास्टिसिटी भी बढ़ाता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और सप्लाई साइड पर क्या हो रहा है, तो सप्लाई साइड ऑन द अदर हैंड गिव्स एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द पोटेंशियल सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सप्लाई साइड पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट पर ज्यादा एम्फेसिस करता है, जिससे कि जो कि हेल्प करता है जो पोटेंशियल सेविंग्स है वो मोबिलाइज हो सके। मतलब कि जो सेविंग्स है, जो वेरियस सेविंग्स है वो पर्टिकुलरली बहुत ही जो है एफिशिएंटली मोबिलाइज हो जाए। मतलब कि आपके पास में जो सेविंग रखी है वो मोबाइल होकर कहाँ जा रही है, वो आप एज इन द वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या एज इन द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसे मोबाइल कर रहे हो, उसे जो है मूव कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसका डिमांड एंड सप्लाई साइड हो जाता है। ऑलराइट, फिर आगे क्या गिवन है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे बी एनालाइज्ड बाय फोकसिंग ऑन इट्स इम्पैक्ट ऑन द बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली थ्रू इट्स लिंक विथ कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है। जो रिलेशनशिप है इंफ्रास्ट्रक्चर का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो किस वे से एनालाइज किया जा सकता है, तो वो एनालाइज किया जा सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट पर कैसे पड़ता है, ठीक है। मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये जो डेवलपमेंट के बेसिक चीजें हैं उन पर उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, इससे जो है चीजें समझ में आ सकती है। इट्स रोल बिसाइड इकोनॉमिक डायमेंशन इन अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज include elevating rural poverty, improving standard of living, increasing rate of urbanization, generating employment, and last but not the least is the impact on the environment, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या रिलेशन, उस पर क्या इंपैक्ट, ये सारी चीजें। लेकिन जो लास्ट की हमारे पास में 4-5 लाइंस है, इसमें बताया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा हमें जो है यहाँ पर भी हेल्प करता है। जो वेरियस इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं, जो वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, उनसे ये सारी चीजें भी इंप्रूव होती है, लाइक रूरल पॉवर्टी एलिवेट करने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में, अर्बनाइजेशन का रेट इंक्रीज करने में। तो इन सब में भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हेल्प करता है। ऑल राइट, तो ये एक हमारा पूरा पैसेज हो गया है जो कि बेसिकली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिवन था। इसे हम बोल सकते हैं कि एक इंट्रोडक्टरी जो हमारे पास में एक्सप्लेनेशन होता है उस काइंड का हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर भाई क्या है, कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है, उसके और क्या इफेक्ट्स है, वो चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लें हम लोग और उन क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, सबसे पहला, What is meant by infrastructure? इंफ्रास्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्टिव सर्विसेज, आप आपका जो भी वर्क कर रहे हो उसमें जो सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है कि आप आपकी जो भी एक्टिविटीज है वो एफिशिएंटली अंडरटेक कर सके। ऑलराइट, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स और जो हमारी कमोडिटीज वगैरह हैं उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें हमें पहुंचाना है। तो उसके लिए प्रॉपर रोड होना, ठीक है, प्रॉपर जो है अगर ट्रेन सिस्टम से आप कर रहे हो तो प्रॉपर रेलवेज होना, तो ये क्या है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि ठीक है प्रॉपर रोड्स है आपके पास में, अच्छा जो है ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली आपके गुड्स को, आपके कमोडिटीज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचा सकते हो। तो दीज आर व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, दीज आर दी सपोर्टिव सर्विसेज, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू अ सपोर्ट सिस्टम फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ये है आपका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है।
ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डायरेक्टली आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट अप करते हैं। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपकी सोसाइटियल जो है इंप्रूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, सोसाइटियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ऑल राइट, तो अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा तो इसका आंसर बता देते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक power, transport, communication which serve as the driving force for production activity in the economy, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बता रहे हैं कि ये वो एलिमेंट है सपोर्ट सिस्टम के, जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हमने बताया, जो कि सर्व करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी को ड्राइव करने में। हम बोलें कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी को जो मेन अफेक्ट करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज मेंट बाय सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपकी सोसाइटल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक schools, colleges, hospitals and nursing homes which serve as the driving force for social development of the country, ठीक है। अगर schools नहीं होंगे, अगर hospitals नहीं होंगे तो proper human capital का formation नहीं होगा, हमें जो है अच्छी education नहीं मिलेगी, हमारा जो है proper checkup नहीं हो पाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर ये schools हैं, colleges हैं, hospitals हैं, ये सब कुछ है तो हमारी जो society है वो क्या है? वो काफी healthy and educated है, जिसकी वजह से हम लोग और जो है अपने डेवलपमेंट में ये चीजें हेल्प कर सकती है आपको, ठीक है। सो जो सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऐसे सपोर्ट सिस्टम को हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफाइन आउटसोर्सिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या है? अब स्टूडेंट्स, आउटसोर्सिंग क्या होता है कि एक जो फर्म है वो अपना जो वर्क है वो अपने ही लोगों से नहीं करवा रही है, बल्कि एक थर्ड पार्टी को क्या कर देती है? वो वर्क दे देती है, उसे हम बोलते हैं आउटसोर्स। आपकी जो एक कंपनी है वो खुद अपना वर्क नहीं करके क्या कर रही है? एक थर्ड पर्सन को, एक थर्ड इंस्टीट्यूशन को या एक थर्ड कंपनी को वो जो है वर्क प्रोवाइड कर रही है कि आप जो हो इसे वर्क कर दे दो, और ये जो कंपनी है जो जिसने वर्क दिया है वो उसे पेमेंट कर देती है उसके बदले में, ठीक है। दिस इज आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग डिफाइन करना है हमें in the context of infrastructure. So outsourcing is the process of obtaining some goods and services from outside the enterprise in order to run the enterprise successfully and in cost effective manner, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग हम किसे बोलेंगे? ये वो प्रोसेस है जिसमें कि जो गुड्स और सर्विसेज है वो हम एक आउटसाइड द एंटरप्राइज से क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपके एंटरप्राइज को सक्सेसफुली और एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प कर रहे हैं। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल आउटसोर्सिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। दोनों जो है मतलब कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है रीजन के साथ में। क्या गिवन है? इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है एक दूसरे के। मतलब कि अगर इकोनॉमिक, मतलब कि इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। तो क्या ये चीज जो है ट्रू होगी? बिल्कुल नहीं, दिस इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है स्टूडेंट्स? देखो, अगर जो है प्रॉपर स्कूल्स कॉलेजेस नहीं होंगे तो एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। ऑल राइट, सो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर आपको प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। कैसे? पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, अगर ये नहीं होंगे तो बच्चे, बूढ़े जो भी हैं हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में कैसे पहुंच
पहुंचेंगे, वो कैसे इस एजुकेशन को गेन करेंगे? अगर पावर नहीं होगी तो कैसे होगा? अगर पावर नहीं होगी तो आप लोग ये वीडियो कैसे देखोगे, राइट? बिकॉज एट द एंड आपका जो है मोबाइल या आपका जो पीसी है वो हो जाएगा डिस्चार्ज, उसे जो है चार्ज करने के लिए आपको चाहिए पावर। सो दैट मीन्स कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ साथ में चलते हैं, दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यहां पर लिखा गया है नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसके लिए ये आपका जो है फॉल्स स्टेटमेंट होगी, ठीक है? So economic and social infrastructure are complementary to each other. One reinforces the impact of the other. All right. फिर इसके बाद में आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्वेस्टमेंट इंड्यूस करता है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। क्या ये चीज सही है? ऑब्वियसली सही है। अगर रोड बनानी है तो उसके लिए पहले पैसा लगाना पड़ेगा, तब वो रोड बनेगी, राइट? तो ये इन्वेस्टमेंट किया ना, तो दैट मीन्स व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी ट्रू होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। ऑल राइट, सो आई गेस ये जो 6 क्वेश्चंस थे हमारे, जो कि हमारे फर्स्ट वाले केस पर बेस्ड थे, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है? अब इसके साथ में नेक्स्ट वाले केस पर चलते हैं और उसमें देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस और क्या हमारी केस स्टडी है, ठीक है? Now read the following information carefully and answer the questions 7 to 12 on the basis of same. Prior to independence, the healthcare in India was in shambles with a large number of deaths and spread of infectious diseases. After independence, the government of India laid stress on primary health care, and India has put in sustained efforts to better the healthcare system across the country. The government initiative was not enough to meet the demands from the growing population, be it in primary, secondary or tertiary healthcare. Alternate sources finance were critical for sustainability of health sector, ठीक है? तो इस वाले जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें हमारे पास में क्या गिवन है? हेल्थ सिस्टम से, हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड चीजें गिवन है कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस जो हेल्थ केयर था इंडिया का, वो बहुत ही ज्यादा क्या था? शैम्बल्स था, विद द लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है? बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती थी एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ डेथ जो थी वो ज्यादा थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफी एम्फेसिस जो है डाला, या उन्होंने जो है काफी ध्यान दिया हेल्थ केयर सिस्टम पर, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है वो एस्टैब्लिश किए गए। येट जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया वाज नॉट इनफ, ठीक है, टू मीट द डिमांड्स फ्रॉम द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है? तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ये जो इनिशिएटिव था वो जो है काफी नहीं था, वो इनफ नहीं था। ऑल राइट, फिर उसके आगे India is encouraging investment in the healthcare sector. Over the years, the private sector in India has gained a significant presence in all the sub-segments of medical education and training, medical technology and diagnostics, pharmaceutical manufacture and sale, hospital construction and ancillary services, as also the provisionary of medical care, ठीक है? तो अब जो हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में देखा कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे वो इनफ नहीं थे, तो फिर ऐसे केस में इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट इनकरेज किया गया बाय प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, ठीक है? जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो प्रेजेंस है हेल्थ केयर में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रही। काफ़ी जो है हमने वेरियस सेगमेंट्स में देखा, मेडिकल एजुकेशन हो चाहे वो ट्रेनिंग हो, मेडिकल मेथोडोलॉजी हो, टेक्नोलॉजीज हो, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हो, सारी चीज़ों जो हैं, सारी जो हमारे सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर के, उन सब में प्राइवेट सेक्टर आया एंड प्राइवेट सेक्टर का हमने काफ़ी ही सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिला है हमें। ओके, तो ये हमारा एक जो है पैसेज हो जाता है जो कि हेल्थ केयर एंड जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है इस पर थोड़ा सा बेस्ड था। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस क्या है ये देखते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट आर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है इंडिया का खुद का अपना क्या है, एक जो है पूरा अपना मेडिसिन का सिस्टम बना हुआ है। उसे हम किस नेम से जानते हैं? सो दैट इज नोन बाय आयुष,
ठीक है। इसमें क्या आ जाता है आपका आयुर्वेदिक, यूनानी, राइट, सिद्धा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, ये नेचुरोपैथी, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, दैट इज इन आयुष। ये इंडिया का खुद का हेल्थ केयर जो है सिस्टम है, हेल्थ मेडिसिन का सिस्टम है, ये इंडिया में ही क्या हुआ है, ऑब्टेन हुआ है, या हम बोले जनरेट हुआ है, ठीक है। हमने ये कहीं से लिया नहीं, ये जो है इंडिया का खुद का ओन्ड इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, जिसे हम जानते हैं आयुष के नेम से। ये एक एब्रिविएशन हो गया वेरियस जो हमारे सिस्टम्स हैं उनका। ऑल राइट, so Indian system of medicine are the systems of medicine which are considered to be Indian in origin or which have come to India from outside and got assimilated into Indian culture, ठीक है। तो या तो वो इंडियन ओरिजिन के हम बोल रहे हैं, मतलब कि इंडिया में ही ओरिजिन हुआ उनका, या फिर हम बोल रहे हैं कि अगर वो इंडिया के बाहर से भी आए हैं तो वो जो है इंडिया के कल्चर में एसिमिलेट हो गए हैं, इंडिया के कल्चर में जो है घुल मिल गए हैं, इस वजह से हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम किस नेम से जानते हैं, दैट इज आयुष। ये चीज भी आप यहाँ पर जो है एड ऑन करके लिख दोगे। ऑल राइट, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स क्या है इंडिया में। अब हमने पढ़ा है कि इंडिया में 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम है, दैट इज प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो कि आप बिल्कुल जो है एक स्मॉल लेवल पर देखोगे, ठीक है, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जिसमें मेनली एक डॉक्टर होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं और कुछ जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो बीमारी होती है उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। यह आपको विलेजेस में, रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। इनके पास में बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी एंड जो है डायग्नोस्टिक की चीज़ें नहीं होती है, ये आपका जो हल्की फुल्की बीमारियां हैं उसे ही ठीक कर पाते हैं। ऑल राइट, सो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया हमें बताना है। सो दीज आर स्मॉल हॉस्पिटल्स सेट अप मोस्टली in small towns and rural areas and managed by a single doctor, ठीक है। तो वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वही हमने यहाँ पर जो है इसका आंसर देख लिया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया। सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स क्या होते हैं इंडिया में, ठीक है। तो अब प्राइमरी से थोड़े से हम आगे आए सेकेंडरी पर। सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आपके पास में जो है ECG मशीन्स, एक्सरे मशीन्स वगैरह होती है, थोड़ी जो टेक्नोलॉजीज है वो ज़्यादा होती है। हॉस्पिटल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हम बोलेंगे, यहाँ पर डॉक्टर्स एंड नर्सेज होते हैं, ज़्यादा जो है मेडिसिन होती है। ये आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से एक स्टेप अबव वाले होते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस नहीं है वो ऐसे जो सेंटर्स हैं उनमें क्योर की जा सकती है। ऑल राइट, तो secondary health care centers are upgraded health care centers compared to PHC and have facilities for surgery, ECG and X-rays. They are located in big towns and district headquarters, ठीक है। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वो क्या है, एक अपग्रेडेड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो कि किससे अपग्रेडेड, अगर आप PHC दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से जो है इसे कंपेयर करो तो, और इसमें जो है फैसिलिटीज होती है लाइक सर्जरी, ECG एंड एक्सरे मशीन्स, और ये बिग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है। ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया। आप टर्शरी क्या हो गई, आपकी सेकेंडरी से भी ज़्यादा अपग्रेडेड, जिसमें सारी जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज हैं उन्हें क्योर करने की, उनका जो है ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आ जाती है। ऑल राइट, so tertiary healthcare centers are high end and fully equipped medical centers offering specialized medical facilities, ठीक है। so tertiary healthcare centers हैं वो high end और fully equipped medical centers हम बोलेंगे, जो कि specialized medical facilities offer करते हैं, ठीक है। सो आई गेस ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आर आइडेंटिकल कंसेप्ट। जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है दोनों आइडेंटिकल कंसेप्ट है, मतलब कि दोनों सेम चीज है। ये ट्रू है या ये फॉल्स है, इस चीज को हमें बताना होगा।
तो ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉल्स। क्यों है फॉल्स? देखो इन्फेंट में कौन आता है, इस चीज से समझना थोड़ा सा। इन्फेंट में कौन आता है? तो इन्फेंट में आते हैं आपके 0 to 1 ईयर्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो, ठीक है, ये आते हैं आपके इन्फेंट में। एंड चाइल्ड, एक चिल्ड्रन वाली जो कैटेगरी है, जो चाइल्ड है, उन्हें वो कितने जो है एज तक के आपको मिलेंगे? सो ये जो है ये आपका समथिंग अराउंड 4 to 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, 1 से लेकर 4 to 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो आपके किस में आते हैं? चाइल्ड कहलाते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं तो वो हम बोल रहे हैं कि 0 to 1 ईयर्स की एज के बीच में कितने जो है इन्फेंट की डेथ हो रही है पर 1000 बर्थ। और वहीं हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये 4 to 5 ईयर्स का जो है हम कंपैरिजन देखते हैं इसमें। या हम देखते हैं कि 4 to 5 ईयर्स या 4 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनमें कितने जो है चाइल्ड की, कितने चिल्ड्रन की जो है डेथ हो रही है, ठीक है। सो दैट इज आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों आइडेंटिकल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, दोनों क्या है आपके डिफरेंट कंसेप्ट है। सो इसका आंसर हमने लिखा फॉल्स। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज डिफरेंट फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट refers to death of the children up to 4 years of age, whereas infant mortality rate refers to death of infants up to 1 year of age. All right, तो यही चीज जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि चाइल्ड और इन्फेंट में क्या डिफरेंस होता है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से जो है हमें यही बताना है कि ट्रू या फॉल्स है ये स्टेटमेंट विद जो है वैलिड रीजन, हमें ये चीज बतानी होगी। तो आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है, पुअर पीपल स्पेंड हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन हेल्थ केयर। जो पुअर पीपल है वो अपनी जो इनकम है उसका हायर परसेंटेज हेल्थ केयर में स्पेंड करते हैं। इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? ये चीज हमें बतानी होगी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पुअर लोगों के पास में ऑलरेडी क्या होती है, इनकम कम होती है, ठीक है। अब उस कम इनकम में से अगर वो थोड़ा परसेंटेज या हम बोलें कि थोड़ा स्पेंड कर रहे हैं तो वो एक हाई परसेंटेज बन जाता है हेल्थ केयर में। दूसरी चीज, जो पुअर लोग होते हैं वो प्रॉपर जो है नरिश्ड फूड, प्रॉपर जो है हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें जो है प्रॉब्लम्स भी या जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेस है वो ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है उन्हें जो है डॉक्टर के पास में ज्यादा रेफर करना पड़ता है। एंड जब उनकी कम इनकम में से वो थोड़ा पार्ट भी देते हैं तो वो ज्यादा परसेंटेज ही उसमें आ जाता है। ऑलराइट, वही अगर हम देखें जो लोग रिच हैं तो वो ऑलरेडी जो है अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे जो है इनटेक वो करते रहते हैं। साथ ही साथ उनके डेली चेकअप्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा उन्हें ये अपने जो डिजीजेस वगैरह है वो नहीं होती है। और अगर हो भी रही है तो उनकी इनकम का एक मेजर प्रपोर्शन नहीं जाता है, क्योंकि उनकी इनकम ऑलरेडी हाई है, ज़्यादा है, तो अगर वो स्पेंड कर भी रहे हैं तो वो एक स्मॉल प्रपोर्शन ही बनता है। ऑल राइट, तो इसका आंसर हमने लिखा ट्रू, बिकॉज पुअर पीपल सफर फ्रॉम हेल्थ डिजीजेस मोर देन रिच। ठीक है, देखो वही चीज कि पुअर पीपल जो है वो सफर करते हैं हेल्थ डिजीजेस से ज्यादा एज कंपेयर टू रिच, ड्यू टू द इनएबिलिटी टू गेट हेल्थियर एंड न्यूट्रिशियस फूड while their income level is extremely low। ठीक है, तो क्योंकि उनके पास में जो है हेल्थियर और न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता है इसलिए वो लोग ज्यादा बीमार होते हैं एज कंपेयर टू रिच। ऑल राइट, तो ये जो है हमारे 7 to 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। दैट वाज बेस्ड ऑन योर दिस सेकेंड वन केस स्टडी एंड आई होप सो कि आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली जो केस स्टडी है उस पर। अब नेक्स्ट केस स्टडी क्या है आपकी, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन 13 to 18 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। 13 to 18 जो क्वेश्चंस है वो हमें करने होंगे आंसर। क्या गिवन है पढ़ लेते हैं। इंडिया विटनेस्ड हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ इन द लास्ट डिकेड बट नेशनल लेवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी रिमेन हाई। ठीक है, इंडिया जो है वो विटनेस कर रही है हाई लेवल ऑफ ग्रोथ लास्ट डिकेड्स में, लेकिन जो नेशनल लेवल्स ऑफ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है वो हाई ही है। Infrastructure provision is seen as a particularly important instrument for helping in regional development, where the government can play a significant role due to public goods nature of infrastructure facility.
Literature confirms the positive association between infrastructure and growth. However, it is not necessary that economic growth attributable to infrastructure development will consequently lead to a reduction in inequality. ठीक है, क्या बोला गया है कि लिटरेचर कंफर्म कर रही है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्रोथ है उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ठीक है, लेकिन ये चीज नेसेसरी नहीं है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एट्रीब्यूटेबल है टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल कॉन्सिक्वेंटली लीड टू रिडक्शन इन इनइक्वालिटी. ठीक है, तो मतलब कि ये बोला जा रहा है कि ये चीज जरूरी नहीं है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होगी. ये चीज जरूरी नहीं है. ठीक है, ये चीज नेसेसरी नहीं है. द इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन कंजम्पशन इनइक्वालिटी अक्रॉस स्टेट्स डिफर फॉर द टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर कंसिडरेशन एंड द रिलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विथ इनइक्वालिटी is not necessarily negative. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है और क्या क्या चीजें जो है वो हो सकती है वो बताई गई है. उसके बाद में सम कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली पावर एंड रोल्स आर एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी एट द रीजनल लेवल एंड द पेपर प्रोवाइड्स सम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस रिजल्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प ओपन अप अपॉर्चुनिटीज बट इट शुड नॉट बी दैट these benefits are reaped by those who are in the position to be able to take advantages of these. ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के मेनली अगर हम बात करें तो पावर और रोड जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ में, इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी ऑफ रीजनल लेवल. ठीक है, और ये जो पेपर है जो भी ये पर्टिकुलर जहां से भी ये केस स्टडी दी गई है उस पेपर में जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है विथ रिजल्ट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प ओपन अप अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप करता है लेकिन बट इट शुड नॉट बी that these benefits are reaped by those who are in the position to be able to take advantages of these. ठीक है, तो ये जो है कुछ हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया गया. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉजिटिवली रिलेटेड है लेकिन उसके साथ साथ में जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से जो इनइक्वालिटी कम हो, पॉवर्टी कम हो, ये सारी चीजें भी दी गई है यहाँ पर. ठीक है, अब इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो देखें. सो व्हाट इज रूरल और अर्बन डिवाइड. ठीक है, रूरल अर्बन डिवाइड क्या होता है. अब रूरल अर्बन डिवाइड बेसिकली हम लोगों ने जो है अपने हेल्थ केयर के बाद में पढ़ा था इसे, दैट कि रूरल एरियाज में आप देखोगे कि ज्यादा पॉपुलेशन है बट स्टिल वहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज जहां पर कम पॉपुलेशन है बट स्टिल जो फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा है. सो दिस इज व्हाट रूरल अर्बन डिवाइड. सो रूरल अर्बन डिवाइड refers to disparity between rural and urban areas of the country. ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री. जो हमारे रूरल और अर्बन एरियाज है इनके बीच में डिस्पैरिटी, इनके बीच में डिसबैलेंस, इनके बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन हम बोल सकते हैं. दिस इज रूरल अर्बन डिवाइड. ऑल राइट, फिर उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. What is rich और पुअर डिवाइड. ठीक है, रिच और पुअर डिवाइड क्या हो गया, जैसे रूरल अर्बन डिवाइड था वैसे ही रिच पुअर डिवाइड हो गया. सो रिच पुअर डिवाइड refers to disparity relating to the level of income between rich and the poor people of the region or the country as a whole. ठीक है, जो रिच पुअर डिवाइड है उसे हम किससे रेफर कर रहे हैं कि वो है डिस्पैरिटी. किसके बीच का डिस्पैरिटी है, बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल ऑफ द रीजन और द कंट्री एज अ होल. ठीक है, पूरी कंट्री का ले लो या किसी भी रीजन का ले लो जिसमें रिच और पुअर के बीच में जो है डिस्पैरिटी, रिच और पुअर के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो हो जाता है आपका रिच पुअर डिवाइड. ऑल राइट, फिर लिस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ रिलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. 2 पॉइंट्स हमें बताने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेवेंस में, तो 2 पॉइंट्स हम दे देते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, रिलेवेंस दैट इज इंपॉर्टेंस में आपको 2 जो है पॉइंट्स बताने होंगे. तो हमने बता दिया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, प्रमोट करता है, क्योंकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज या हम बोले बेटर प्रोडक्टिव टेक्निक्स, बेटर जो है
है सपोर्ट सिस्टम फॉर प्रोडक्शन, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्वेस्टमेंट इंड्यूस करता है, वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है टू एलिवेट पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप या वो जो है ऑफर करता है, या हम ये बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस वे में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी आपको जो है 2 इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर बताने होंगे। ऑल राइट, फिर उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। With the onset of 5-year plans, who took the responsibility of infrastructure development in India? Okay, जो 5-year plans start हुए, onset of 5-year plans, that means जब वो start हुए तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इंडिया में, ये किसने ली? दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, बेसिकली हमें बताना है। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग अगर हम बोले तो जो 5-year प्लान्स थे उसमें हर एक चीज जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर ज्यादा आई थी, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो कि यहाँ पर भी जो है हम यही बताएंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने अंडर लिया था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने ली थी, ठीक है। सो विद द ऑनसेट ऑफ 5-year प्लान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका फुल स्टॉप। ऑल राइट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस चीज की, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ कैन वी से दैट कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेंड्स टू चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट? हम कैसे बोल सकते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज होता है विद द चेंज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट चेंज होता है उस बेसिस पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होता है, जो कंपोजिशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो चेंज होता है। ये हम कैसे बोल सकते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। एट द लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक irrigation and transportation is needed, and at higher levels of development communication, telecommunication along with power gain more importance. Hence we can say that the composition of infrastructure tends to change with change in the level of development, ठीक है। तो जब लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट है तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप किया जाएगा, और जब थोड़ा हायर लेवल पर पहुंचेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोजिशन है हम भी जो है हायर लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो इस वे में विद द चेंज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंपोजिशन चेंज होते हैं। ऑल राइट, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्स एज अ सपोर्ट सिस्टम टू ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सर्व करता है एज अ सपोर्ट सिस्टम सारे ही जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है इकोनॉमी में उसमें। क्या ये चीज ट्रू है या ये फॉल्स है? तो स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली करता क्या है, सपोर्टिव सिस्टम्स या सपोर्टिव जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सच कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज विच सर्व एज द सपोर्ट सिस्टम टू ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। ऑल राइट, सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया है। एंड ये जो हमारे 13 to 18 क्वेश्चंस थे ऑन दिस वन केस, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। ओके, तो आई होप सो कि ये भी क्लियर है, और साथ ही साथ ये जो बाकी के हमने केस स्टडीज पढ़ी है ये सारी आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गई है। ये जो पूरा चैप्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये अच्छे से क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग आते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पे। इसे एंड करने से पहले एक जो छोटी सी चीज हम लोग सीख लें वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप लोगों को वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, आप लोगों को गूगल ओपन करना है और उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ ये दिखेगा जिसमें आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश एंड सो ऑन। अब इसमें से आपको जो भी पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स पढ़ना है क्लास 12th का, तो हम क्या करेंगे, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर के जो वेरियस ऑप्शंस हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। टर्म टू एग्जाम, क्लास 12th, क्लास 11th, 10th एंड सो ऑन। इसमें से आपको जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। क्लास 12th का पढ़ना है, क्लास 12th पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने से इस क्लास की जितनी भी प्ले लिस्ट है सारे ही सब्जेक्ट की वो सारी आपको विजिबल हो जाएंगी। इसे जब आप स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स तो आपको कुछ ये दिखेगा,
यहाँ पर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। 4 किस चीज की? 2 फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 2 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो क्यों? एक है आपकी संदीप गर्ग और एक है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। इसलिए जो है 4 प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसमें से आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर आपको करना होगा क्लिक। वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स हैं और उनके जो सारे टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको मिल जाएंगे। अब इसमें से आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का कोई टॉपिक पढ़ना है तो आपने फर्स्ट चैप्टर पर क्लिक किया, इसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। उसमें से आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। इफ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो यहाँ पर क्लिक करना। नेक्स्ट वीडियो पर नहीं जाना है, कोई और वीडियो देखना है, यहाँ से कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी टॉपिक के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोग ये सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप से। जो प्रोसेस आप वेबसाइट पर अप्लाई करते हो एज इट इज सेम प्रोसेस जो है आपको आपके ऐप पर अप्लाई करनी है और आप जो हो आपके वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो बहुत इजीली। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।